Um, हेलो एस्पिरेंट्स। आपने अभी तक तो थंबनेल पर देख ही लिया होगा आज का टॉपिक क्या है। आज जो टॉपिक है वो यूपीएससी के मेंस और यूपी पीसीएस के मेंस के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये टॉपिक आपके एसए में पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल ये जो टॉपिक है आपका वो आपके जीएस मेंस और एसए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस पर बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे और एक एक एस्पेक्ट्स को आराम से इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो आज का टॉपिक है वो है नई विदेश व्यापार नीति। और आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो पीयूष गोयल साहब हैं उन्होंने नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा करी है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक फॉर्मेट बनाना आना चाहिए कि किन चीज़ों को हमें रखना है, किन चीज़ों को हमें सीरियल में अरेंज करना है। उसके हिसाब से देखिए कैसे हम मॉडल आंसर, जैसे एक ही मॉडल आंसर है, मॉडल क्वेश्चन है वो इससे मैंने लिया हुआ है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित की गई है। इसका मूल्यांकन कीजिए। अब ये जो हमारा टॉपिक है उसको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में पहले अरेंज कर दिया है आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप मेंस में जब आंसर लिखें तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो हमारी देखिए पहली अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। फिर हम आएंगे आवश्यकता क्यों है इसकी, आखिर हमें नई विदेश नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। फिर आएंगे कि नई विदेश नीति की जो नई आपकी विदेश व्यापार नीति है उसके प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं, किन बिंदुओं को लेकर इस नीति को बनाया गया है, और साथ ही साथ इस विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य क्या रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज का हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। देखिए फॉर्मेटिंग करते समय आप इसी इसी अरे इसी अलाइनमेंट में आपको पूरी फॉर्मेटिंग करनी है। उद्देश्य लिखने के बाद आप फिर इसका मूल्यांकन करेंगे। और याद रखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब भी मूल्यांकन करते हैं वो एक तरफा मूल्यांकन करते हैं। लेकिन जब भी मूल्यांकन की बात अगर पूछे यूपीएससी में या फिर किसी भी मेंस एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस के मेंस एग्ज़ाम में, मूल्यांकन हमेशा दो तरफा होता है। यानी अगर उसके कुछ लाभ हैं तो उसकी कुछ हानियाँ भी आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है। अगर कुछ प्रॉस हैं तो उसके कॉन्स भी आपको उसमें नज़र आएंगे और उन दोनों चीज़ों को लेकर आपको वहाँ मेंशन करना होता है। उसके बाद जब आप मूल्यांकन कर लेते हैं तो फिर आप निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष में आप उस सबका जो सार है उससे आपने क्या उसका जिस्ट निकाला है उसको आप लिखेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपका एक वे फॉरवर्ड होगा, मतलब आप अपना विचार रख सकते हैं। तो इस तरीके का हमारी फॉर्मेटिंग होगी। ठीक है। देख लीजिए आप, जैसे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आवश्यकता क्यों, फिर आता है आपका प्रमुख बिंदु, फिर आप लिखेंगे उद्देश्य, फिर आप आएगा मूल्यांकन, फिर उसके बाद आप लिखेंगे निष्कर्ष। तो ये हो गई पूरी फॉर्मेटिंग। अब देखिए आंसर लिखते कैसे हैं, इस पूरे टॉपिक में है क्या, उन चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल साहब, उन्होंने नई विदेश व्यापार नीति लागू की है। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर। तो अभी आपने पिछले फरवरी में बजट देखा होगा और बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आया होगा। तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि उन्होंने जब निर्यात के बारे में बताया है तो उन्होंने ये बताया है कि हमारा जो निर्यात है वो इस साल 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है। और ऐसी आशंका जताई जा रही है, ऐसी आशा जताई जा रही है कि आगे चलकर ये इस साल 760 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। तो इतने निरंतर बढ़ते निर्यात और उसकी वजह से जो उभरती आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको कैसे समायोजित किया जाए, और इसी समायोजन को लेकर ही इस व्यापार नीति को लाया गया है। अब ये देखिए विदेशी व्यापार नीति होती क्या है। तो विदेशी व्यापार नीति एक तरीके का दस्तावेज होता है जो व्यापार की आवश्यकता को सुलभ बनाने के लिए और त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक तरीके का खाका तैयार किया जाता है जिसमें कुछ नियम और निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि जो व्यापार होता है, जो निर्यात आयात का व्यापार होता है, वो कहीं ना कहीं आपके
विश्वास और साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित होता है। अगर सरकार का विश्वास निर्यातकों पर नहीं होगा, निर्यातकों का सरकार पे नहीं होगा, तो इस तरीके की एक हेल्दी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो नहीं हो पाएगा। और उससे नुकसान क्या होगा? उससे हमारी जीडीपी को नुकसान होगा, हमारे जो मूल्य ह्रास है वो होंगे, इन्फ्लेशन की समस्या उत्पन्न होगी। तो कहीं ना कहीं एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट डेवलप करने की कोशिश की जाती है इसमें। तो देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो ये है कि आखिर जो व्यापार नीति आई है, जो नई वाली व्यापार नीति आई है 2023 की, उसके प्रमुख बिंदु क्या रह रहे हैं, किन बिंदुओं को लेकर इस व्यापार नीति को लाया गया है। जैसे प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो यहाँ देखेंगे आप कि 4 स्तंभों को आधार माना गया है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? वो है, देखिए, छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग, निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार को सुगम बनाना। इसके तहत आपको ई पहल, ई कॉमर्स की सुविधाएं, निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास किया जाना। तो ये 4 स्तंभ है जिनको आधार मानकर नई विदेशी व्यापार नीति को लाया गया है। अब इसके उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उद्देश्यों की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसके कुछ जो उद्देश्य है मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। तो इसको आपको ऐसे ही मेंशन करना है। मैं बताऊंगा आगे चल के कि जब आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे तो इनको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, ऐसे के लिए कैसे यूज़ करना है, और मेंस आंसर राइटिंग में इसको कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, जो सबसे पहला है उद्देश्य है वो री इंजीनियरिंग व स्वचालन का है। दूसरा है टाउन ऑफ एक्सीलेंस स्कीम है। तीसरा उद्देश्य स्टेट होल्डर स्कीम। इसके तहत क्या क्या चीज़ें चलाई जाएंगी वो सारी चीज़ें हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएगी आपकी ई कॉमर्स, निर्यात को सुगम बनाना, निर्यात संवर्धन सुविधाएं, अग्रिम पुष्टिकरण योजना। उसके बाद है आपका एमनेस्टी योजना लागू की जाएगी। अब ये एमनेस्टी योजना क्या है, इस पर भी हम एक डिस्कशन करेंगे आज ही। तो देखिए, जो सबसे पहला हमने मुद्दा उठाया है वो है री इंजीनियरिंग और स्वचालन। ठीक है, देखिए, भारत अब मैनुअल इंटरफेस की आवश्यकता को समाप्त करना चाहता है और चाहता है कि एक नई व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें प्रौद्योगिकी, इंटरफेसों और सहयोग के सिद्धांत उस पर लागू किए जा सकें। इसी के लिए यहाँ पे री इंजीनियरिंग और स्वचालन की बात कही गई है। अब स्वचालन कैसे? अभी देखिए, कभी कभी होता ये है कि जो ऑथराइजेशंस होते हैं, जो ऑथराइजेशन प्रोसेस होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ढीलापन या डिले की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उसी को दूर करने के लिए अग्रिम पुष्टिकरण योजना चलाई जाएगी, जिससे क्या होगा कि निर्यात आदेशों के शीघ्र निष्पादन किए जा सकेंगे। और साथ ही साथ इसमें देखिए कुछ कैटेगरीज भी बनाई गई हैं, जैसे 2 स्टार, 4 स्टार, और उनको उस रेटिंग के हिसाब से सुविधाएं दी जाएंगी, सहायताएं दी जाएंगी, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि टाउन ऑफ एक्सलेंस स्कीम के तहत क्या करेंगे। जो टाउन ऑफ एक्सलेंस स्कीम है उसके तहत हम क्या करेंगे, कुछ निर्यात उत्कृष्टता शहर डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे होगा कि जैसे हमारे जो हथकरघा उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग है, कालीन उद्योग है, उनके निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। और अब तक बात की जाए तो 43 ऐसे ही निर्यात उत्कृष्टता शहरों की स्थापना की जा चुकी है और आगे अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो हमने बताया कि जैसे घरेलू उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद आता है स्टेटस होल्डर स्कीम। अभी स्टेटस होल्डर स्कीम क्या है? इसमें क्या किया जाएगा कि निर्यातकों को मान्यताएं दी जाएंगी। अब ये मान्यता कैसे होगी? बहुत सारे जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इस तरीके की इसको स्टार रेटिंग्स दी गई हैं। तो ईच वन टीच वन की पहल पर जो 2 स्टार और इससे ऊपर की स्थिति वाले जो आपके बिजनेसमैन हैं उनको व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा अधिक निर्यात करने वाली फर्मों, जैसे कि आपकी 4 स्टार और 5 स्टार की जो भी फर्में हैं उनको इसमें कैलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी टाउन ऑफ एक्सलेंस स्कीम और स्टेटस होल्डर स्कीम के तहत लागू की जाएंगी। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो आपके जिला स्तर पर निर्यात योग्य उत्पाद हैं और उससे उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनका समाधान तंत्र विकसित किया जाएगा। जैसे राज्य और जिला स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समिति और जिला स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन समिति स्थापित की जाएगी और साथ ही साथ जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजना तैयार की जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है कि जो नेक्स्ट हमारा है वो ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना। क्यों इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी और ऐसा क्या महसूस किया जा रहा है जो इसको प्रोत्साहन दिया जाए? तो अभी आप देखोगे 2030 तक की अगर हम डाटा की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक 200 अमेरिकी डॉलर 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लेकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सीमा तक ई कॉमर्स निर्यात क्षमता भारत में सृजित हो सकती है। ठीक है, इसके तहत सरकार ने क्या किया है? सरकार ने इस नई पॉलिसी के तहत कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स निर्यात पर जो कंसाइनमेंट वॉर कैप है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। इससे होगा क्या? इससे कारीगरों को, बुनकरों को, परिधान निर्माताओं को, रत्न और आभूषण डिजाइनरों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जा सकेगा और उनकी क्षमता निर्माण के लिए व्यापक आउटरीच और प्रशिक्षण गतिविधियां दी जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि निर्यात संवर्धन सुविधाएं किस तरीके से दी जाएंगी। तो अभी आप देखेंगे कि एक स्कीम चली थी पीएम मित्रा योजना। ठीक है, इसके साथ क्या किया गया था? इन सारी जो योजनाओं को, जैसे पीएम मित्र योजना होगा, स्कीम ऑफ एक्सपोर्ट हो गया, कैपिटल गुड्स स्कीम हो गई, इन सभी योजनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका अग्रिम पुष्टिकरण योजना। अग्रिम पुष्टिकरण योजना बहुत हद तक आपके स्वचालन को सुगम बनाती हैं। अभी जो हमारा ऑथराइजेशन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं लैग की स्थिति में आ जाता है, कहीं ना कहीं उसमें ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाती है। तो उसको और सुगम बनाने के लिए अग्रिम पुष्टिकरण योजना बनाई गई है। ठीक है, अब आता है एक जो इसके तहत एक नई योजना शुरू की जाएगी, वो आपकी है एमनेस्टी योजना। अब ये एमनेस्टी योजना है क्या? तो सरकार चाहती है कि जो व्यापार में मुकदमेबाजी हैं उससे बचा जाए और निर्यातकों के सामने जो आने वाले जो समस्याएं हैं उनका कैसे हल किया जाए, इस पर सरकार का फोकस है। और इसी फोकस को ध्यान में रखते हुए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस योजना को लेके आई है। ये बहुत हद तक आपकी विश्वास जो आपकी एक स्कीम थी विवाद से विश्वास योजना, ये उसी का एक पूरक के तौर पर इसको लेकर सरकार द्वारा आया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि उन निर्यातकों को राहत प्रदान किया जाए जिन्होंने अग्रिम पुष्टिकरण के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में अपनी असमर्थता जताई है। एक तरीके से एक सहायता प्रोग्राम है ये। ठीक है, इसके तहत और क्या किया जाएगा? अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जो हैं उन पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा और साथ ही साथ इन निर्यातकों को एक नई शुरुआत और अनुपालन में लाने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन उद्देश्यों को लेकर इस नई व्यापार सॉरी भारत सरकार ने ये नई व्यापार नीति लाई है। अब देखिए, इतना करने के बाद अब आपका जो नया टॉपिक मतलब नया पॉइंट आता है वो है इसका मूल्यांकन। आपने पूरी चीज़ें नई व्यापार नीति को लेकर बता दी। ठीक है, अब इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन हमने जैसा कहा कि इसको जो भी मूल्यांकन किया जाएगा वो उसके प्रोस कॉन्सर्न दोनों को देखते हुए किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो नई विदेशी व्यापार नीति है उसमें जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें कुछ ज़्यादा नज़र आ नहीं रहा है जो वैश्विक महामारी के परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापार प्रणाली में दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है, हालांकि इस नीति के लिए कोई अंतिम तिथि घोषित तो नहीं की गई है, बल्कि ये घोषणा जरूर की गई है कि समय आने पर और हालात देखते हुए इसमें समय समय पर बदलाव किए जाएंगे। और ये अच्छी बात भी है, एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से
आपको अनुकूलन करना पड़ेगा। दूसरा है डिजिटलीकरण और प्रक्रियाओं को सामान्यकृत किया जाएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट वो है कि इस नीति ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि निर्यातकों को सब्सिडी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि अन्य तरीकों से प्राप्त सहायता जो मिल रही है सरकार की तरफ से, उससे निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद जो है उसके बाद हम ये देखेंगे कि सरकार के लिए ये आवश्यक है कि वह भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का सदस्य बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए, क्योंकि दुनिया अपनी नज़रें भारत पर गड़ाए हुए है और भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर एक शक्तिशाली सुविधा संपन्न देश की ओर अग्रसर हो रहा है। तो भारत को चाहिए कि वो वैश्विक मूल्य श्रृंखला का सदस्य बने, और इसके लिए बहुत कुछ हद तक अभी उतनी प्रोग्रेस नहीं की गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूल्यांकन। उसके बाद आता है आपका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में जैसा कि मैंने बोला कि आप ये बताएंगे कि विदेशी व्यापार नीति न सिर्फ इन जो भी आपकी वास्तविकताएं हैं उनको ध्यान में रखें, बल्कि स्थिरता और निरंतरता भी मुहैया कराए। इससे क्या होगा कि भविष्य के जो प्रक्रियागत बदलाव हैं उनको रेखांकित किया जा सकेगा। और इन सारे मानकों को अगर हम देखें तो ये हम पाएंगे कि विदेशी व्यापार नीति 2023 को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, एक ब्रीफ डिस्कशन हो गया कि नई विदेशी व्यापार नीति 2023 क्या है, क्यों ज़रूरी है, उसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे कर लिया। अब देखिए आंसर का राइटिंग का फॉर्मेट कैसे होगा। अगर आप जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो यहाँ पे आइए, आप ये देख रहे हैं आप, आपकी फॉर्मेटिंग दिखा देता हूँ मैं। आवश्यकता, अब जब जैसे मैंने वहाँ पे बताया आवश्यकता क्यों है, उसके लिए आप ये लिखेंगे कि 2023 में सेवाओं और व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात से भारत का जो कुल निर्यात है पहले ही 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है और इसे 760 बिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद हमने विदेशी व्यापार नीति बताई, फिर इसके उद्देश्यों पर चर्चा करी। अब देखिए यहाँ पे आपका डिवीज़न हो जाता है कि आप मेंस आंसर राइटिंग में कैसे लिखेंगे और एस्से की राइटिंग में कैसे लिखेंगे। जब आप मेंस आंसर राइटिंग करें तो बहुत चीज़ों को कंसाइज वे में प्रिसाइजली लिखना पड़ता है। ठीक है, मेंस में नंबर तभी मिलेंगे जब आप मेन मुख्य मुख्य बातों को प्रिसाइजली आप अपने आंसर में दिखाएं। ऐसे में क्या होता है कि आप उन प्रिसाइज मुद्दों को एलेबोरेट करते हो, लेकिन जब मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो उसको प्रिसाइजली टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करते हो। तो जो मैंने इतना कुछ डिस्कशन किया उद्देश्य को लेकर, कई सारी चीज़ें जो बताएंगे आपको, एमनेस्टी योजना हो गई या फिर आपकी बहुत सारी जो योजनाएं बताई मैंने आपको कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम बताई, स्टेट होल्डर स्कीम बताई। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको जो मैंने एलेबोरेट किया वो एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत उपयोगी है, लेकिन जब आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में करेंगे तो इसको देखिए इस तरीके से लिखेंगे। नई विदेश व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी हो, इसके लिए री इंजीनियरिंग और स्वचालन को सुगम बनाना है। यह ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने, निर्यात प्रोत्साहन के लिए जिलों एवं राज्यों के साथ सहयोग पर केंद्रित है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों और स्टेटस होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों की पहचान को प्रोत्साहित करती है। यह एमनेस्टी योजना के माध्यम से पुराने पुष्टि मार्गों को बंद करने तथा मुकदमेबाजी जैसे मुद्दों का समाधान करके निर्यातकों को राहत प्रदान करने का प्रयास करती है। अब देखिए मैंने इस पैराग्राफ में हर वो एक इम्पोर्टेंट जो भी आपका इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट्स थे उनको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप देखिए क्योंकि हमारे पास मेंस आंसर राइटिंग में शब्दों की एक सीमा होती है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो शब्दों की सीमा में किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखें, किस तरीके से हम एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाएँ अपने आंसर के माध्यम से कि वो हमें अच्छे मार्क्स दें, क्योंकि पूरे सिलेक्शन में मार्क्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हमें ज़्यादा ज़्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छा आंसर कैसे लिखें, अपना प्रेजेंटेशन कैसे दें। अब देखिए यहाँ पे इतना पैराग्राफ लिखने के बाद आप चाहो तो एक छोटा सा
फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है बना के, ताकि आपके आंसर की पुष्टि भी हो जाए और आप चीज़ों को कम शब्दों में सब कुछ बयां करने की जो एक तरीके का एक आर्ट है वो डेवलप कर पाए। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे उद्देश्यों में: पुनः इंजीनियरिंग और स्वचालन, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस के माध्यम से शहरों को प्रोत्साहन, स्टेटस होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को मान्यता, निर्यात संबंधी सुविधा और योजना। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं एग्जामिनर को जब वो कॉपी चेक करता है। तो जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग इस टॉपिक के लिए करेंगे तो आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए मूल्यांकन, मूल्यांकन में मैंने जो जो चीज़ें बताई उसको एज इट इज़ आपको वैसे लिख देना है जैसे नई विदेश व्यापार नीति में उन परिवर्तनों को लेकर कोई समझ नहीं नज़र आ रही है जो वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप वैश्विक व्यापार प्रणाली में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस नीति के माध्यम से कोई अंतिम तिथि तो घोषित नहीं की गई है, बल्कि यह घोषणा जरूर की गई है कि समय आने पर हालात को देखते हुए इसमें बदलाव किया जाएगा। दूसरा डिजिटलीकरण बताया मैंने, उसका सामान्यीकरण कैसे किया जाए प्रक्रियाओं का। फिर तीसरे पॉइंट में निर्यातकों को सब्सिडी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये बात बताई। और उसके बाद वैश्विक परिदृश्य में जिस तरीके से भारत की साख बढ़ी है वहाँ पे हम अपने आप को किस तरीके से फिट कर पाएँ। उसके लिए ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि सरकार के लिए आवश्यक है वह भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का सदस्य बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए, जबकि भारत का प्रदर्शन अभी तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो जब भी आप मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन आपके दोनों साइड से होंगे। आप अगर उन उसकी अच्छाइयों को बता रहे हैं तो उसमें कमियों को भी आपको वहाँ पे रेखांकित करना पड़ेगा, तभी एक जाके वो एक अच्छा मूल्यांकन कहलाता है। फिर आप निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है। तो ये एक तरीका है आंसर राइटिंग का। इस टॉपिक से आपके दो चीज़ें कवर हो गई। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है भारतीय नई विदेश व्यापार नीति पर तो आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इस तरीके से आंसर लिखेंगे। दूसरा एसए में अगर ये टॉपिक आ जाता है, क्योंकि एसए में भी ये टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट है, तब आप चीज़ों को कैसे एलिबोरेट करके लिखेंगे वो सारी चीज़ें इसमें आपको दिखाई गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस and hope you will do your best. Thank you very much.